जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो भाई एक बार आप सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और भाई हमारा सेशन हो चुका है स्टार्ट, जो कि रोजाना रात को 8 बजे एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूए की न्यू बुक के जीके जीएस का सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप सभी रात को 8 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़ा करें। और भाई क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई यदि हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने 140 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 141 से अपनी श्रृंखला को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और इसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 141। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमारी जीके जीएस की जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रीवियस ईयर की क्लासों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 में कि वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं। उद्गारित का मतलब वो काफ़ी समय हो गया है, वो दोस्तों फटे नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के, कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है, वे कौन से ज्वालामुखी कहलाते हैं जो कभी फटते नहीं, जो अभी तक काफ़ी समय से उद्गारित नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें भविष्य में उनमें जानकारी मिली है कि भविष्य में दोस्तों ये उद्गारित कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं, कि वे ज्वालामुखी जो काफ़ी लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गारित हो सकते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। क्लियर। चलिए यहाँ से एक पॉइंट दिया है दोस्तों कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं और वो आपके कहाँ पर स्थित हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा, ये फ्यूजियामा जो है ये एक ज्वालामुखी का नाम है और यह आपके जापान में स्थित है। तो ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है कि ये काफ़ी समय से अभी तक उद्गारित नहीं हुआ, लेकिन ये कभी भी उद्गारित हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से इटली का एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस। ये विसुवियस ज्वालामुखी आपका जो है ये इटली में है। ठीक वैसे ही आपका एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी ये भी आपका भविष्य में उद्गारित कभी भी हो सकता है। तो ये हो गए आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी। यदि आपसे कोई प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो कि वे ज्वालामुखी जो कभी उद्गारित नहीं हुए हैं लंबे समय से लेकिन आगे उद्गारित हो सकते हैं, तो वे ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है। मैग्मा क्या होता है दोस्तों, जो लाल तरह का पदार्थ होता है उसमें मैग्मा दोस्तों निकलता रहता है लावा जिसको कहते हैं। तो जैसे आपके आ जाता है माउंट एटना ज्वालामुखी, इसमें मैग्मा जो है निकलता रहता है और वो मैग्मा ठंडा होकर वो एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। वो किस में बदल जाता है, चट्टान में। तो ये माउंट एटना आपका इटली में सभी को पता होगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर है भाई, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। ये कैसा वो ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन में दे देगा माउंट एटना है, कोटोपैक्सी, बैरन द्वीप है। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं। और जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक वैसे ही आपका मौना लोआ ये आपका हवाई द्वीप समूह पर स्थित है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर, बैरन द्वीप अंडमान, मौना लोआ हवाई द्वीप और माउंट एटना इटली, ये आपके जितने भी उदाहरण में आपके ये ज्वालामुखी के नाम दिए गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। अगला पॉइंट है कि जिस ज्वालामुखी में हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन ना तो हुआ है और ना ही भविष्य में ऐसी कोई संभावना है, तो उन ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब बात करते हैं मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं। हमने आपको सबसे पहले बताया था प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बात बताया सक्रिय ज्वालामुखी। अब जानेंगे मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो होते हैं, मृत का मतलब होता है मरे हुए। एक तरह से क्या संबंध होता है मृत का, मरे हुए, जिनमें कोई भी दोस्तों उद्भेदन ना हुआ हो, कई हजारों वर्षों से पहले उसमें कोई भी दोस्तों उद्भेदन यानी कि ना ही वो फटा है ना ही वो बहा है और ना ही उसमें ऐसा लगता है कि ये भविष्य में कभी भी फटेगा। तो जब ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है तो ऐसे ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे आपका तंजानिया का है किलिमंजारो, किलिमंजारो ज्वालामुखी आपके तंजानिया में है। और पोपा, पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, म्यांमार में है। और एकांकागुआ, एकांकागुआ ये आपका अर्जेंटीना में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लगा लो।
ये पूछा जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी किस में आता है, कि कौन सा ज्वाला मृत ज्वालामुखी है, सक्रिय है, कौन सा प्रसुप्त है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों ज्वालामुखी अच्छे से समझ में आ गई। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वे ज्वालामुखी जो कि कभी उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गारित हो सकते हैं, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जिनमें समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है, लावा बहता रहता है, और वो मैग्मा जो होता है ठंडा होकर चट्टान बन जाता है, तो वो आपके सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। और मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो हजारों वर्षों से कभी भी उसमें उद्गारित नहीं हुआ है, और ना ही दोस्तों कोई भविष्य में उनके उद्गार होने की कोई संभावना है, उन्हें हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? प्राकृतिक मतलब होता है जो ऑटोमेटिक यानी प्रकृति के द्वारा भूकंप आ जाता है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाते हैं? सिस्मोलॉजी। और भूकंप जो मापी यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सभी को पता होगा। तो हमसे पूछा है एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? मध्य मंडल, आंतरिक कोर मंडल, स्थल मंडल, या आपका दुर्बलता मंडल। तो ये तो भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी ही आसानी से आप इसे बता सकते हो, क्योंकि जो भूकंप होता है, भूकंप में क्या होता है? कंप। भू मतलब होता है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। और कंप मीन्स क्या होता है? पृथ्वी का कांपना। कंप मीन्स क्या होता है? कांपना, यानी कि जिसमें पृथ्वी कांप जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप। तो भूकंप कहाँ पर आते हैं भाई? स्थल मंडल पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? स्थल मंडल में आते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बड़े ही आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो। आगे चले भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ पे बात करते हैं भूकंपी तरंगे। देखिए भूकंपी तरंगे आपकी दो प्रकार की होती है। जैसे एक आपका आता है भूगर्भीय तरंगे, और एक होती है धरातली तरंगे। जो भूगर्भीय तरंगे होती है वो पृथ्वी के गर्भ में यानी कि पृथ्वी के अंदर तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनको कहते हैं पी तरंग और आपकी एस तरंग। और जो धरातल पर तरंगे होती हैं उन तरंगों को एल तरंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल तरंग। आइए जानते हैं कि पी तरंगे क्या होती हैं। देखिएगा पी तरंगे क्या होती हैं। सबसे पहले जानेंगे जो पी तरंगे होती है ये कहते किसे हैं। पी तरंगे जो होती है ये पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। कैसे पहुंचती हैं? जो पी तरंग होती है ये पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरी कंडीशन इसमें है कि यह पृथ्वी की प्राथमिक तरंगे होती हैं, जो यह तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कही जाती हैं। और यह तरंग आपके ठोस, द्रव और गैस ये तीनों में गमन कर सकती हैं, यानी कि तीनों अवस्थाओं में जा सकती हैं। जो पी तरंगे होती हैं ये चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, ये तीनों अवस्थाओं में जा सकती हैं। और ये पी तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, और ये सतह पर पृथ्वी के सबसे पहले पहुंचती हैं। तो ये हो गया पी तरंग। आइए जानते हैं एस तरंग के बारे में। और पी तरंग को क्या कहते थे? हम प्राथमिक तरंग कहते थे। जब पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते थे, ठीक उसी प्रकार से एस तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं। और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ। पी तरंग कैसी थी? अनुदैर्ध्य थी। एस तरंग कैसी है? अनुप्रस्थ है। और जो आपकी एस तरंग है ये केवल ठोस के माध्यम से गमन कर सकती है या गमन करती है। ठोस का मतलब यह केवल ठोस में ही जाती है एस तरंग, जबकि आपकी जो पी तरंग है वो आपके चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैसीय पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जाती है। उसी प्रकार से बात करते हैं एल तरंग की। जो एल तरंग होती है सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग कही जाती है। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और भूकंप को रिएक्टर सेल पैमाने से मापा जाता है, जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। बात समझ में आ गई? जो रिएक्टर स्केल पैमाना होता है ये भूकंप तापमापी यंत्र को कहा जाता है, और जिसमें हम भूकंप वाली चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है, भूकंप विज्ञान कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तरी पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जो उत्तर पूर्वी की जो पवनें होती हैं, उत्तर पूर्वी कैसे कहते हैं? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व। रीजनिंग में सभी ने पढ़ा होगा। तो ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी निम्न दाब कटिबंध से, दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से, या दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब से। तो आप कहोगे सर ये उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये जो पवनें होती हैं ये समुद्र की ओर चलती हैं, पृथ्वी से यानी कि स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और भारत में शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती हैं। जो उत्तर पूर्वी हवाएं होती हैं इसका एक भाग बंगाल की खाड़ी के ऊपर चलता है, जिसको कारण कोरोमंडल तट के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था।
यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो कोरोमंडल तट पर वर्षाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। यहाँ पर बात हो रही है पड़ोसी देश। तो आप कहोगे सर पड़ोसी देश तो सभी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, मालदीव है, श्रीलंका भी है। तो लेकिन तो सबसे छोटा कौन है, तो वो है आपका भूटान। भूटान जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, साथ ही साथ इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा देश है। भूटान से दोस्तों आपके 4 भारतीय राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, जैसे आपका असम हुआ, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश। ये वो 4 राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान के राज्यों से लगती है। भूटान की राजधानी कही जाए तो आप भूटान की राजधानी थिम्पू बताएंगे। यदि मुद्रा पूछी जाए तो नगुल्ट्रम बताएंगे। मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे सर मुद्रा हो जाएगी नगुल्ट्रम। और हमने दोस्तों आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। अब ड्रैगन क्या होता है भाई, इसमें जो होता है इसका जो झंडा होता है वो उसमें भाई ड्रैगन बना होता है। क्या बना होता है, इस प्रकार से कुछ ड्रैगन की तरह बना होता है। हालांकि मुझे बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग जान सकते हो कि जो भूटान का जो झंडा होता है उसमें एक ड्रैगन बना होता है। जो कार्टून वगैरह मूवी वगैरह देखते हो ना उसमें ड्रैगन आता है, तो वो लैंड, इसीलिए इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, थिम्पू है। मुद्रा क्या हो जाएगी, नगुल्ट्रम। आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, यहाँ पे दिया है मालदीव। अब यहाँ पे आपका पड़ोसी देश आ गया है मालदीव। अब मालदीव की राजधानी क्या, भाई माल से हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी बड़े ही आसानी से याद रख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू कहाँ की राजधानी है, नेपाल की है। और काठमांडू जो है आपका ये सार्क देश के दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है, सार्क में। उसी प्रकार से श्रीलंका की यदि आपसे राजधानी पूछी जाए तो इसकी आधिकारिक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। क्या नाम है, जयवर्धनपुरा कोटे। और इसकी पहले वाणिज्यिक जो राजधानी है वो है आपकी कोलंबो। कोलंबो जो है श्रीलंका की ये वाणिज्यिक राजधानी है। यदि आपसे राजधानी पूछे केवल तो आपको जयवर्धनपुरम बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में कहाँ पर और किस तट से होकर गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो वो है आपका पेरू। कहाँ पर है भाई, पेरू में है। ये एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पेरू जो है दोस्तों ये अल-नीनो एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर जल का जो टेम्परेचर वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे महासागर का जल गर्म हो जाता है। और इस प्रक्रिया का भारतीय मानसून पर दोस्तों नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए दिया गया अकाल। यदि ये कंडीशन होती है तो भाई क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। एल नीनो को ईसु शिशु भी कहा गया है। क्या कहा गया, एल नीनो को ईसु शिशु भी कहा गया है। ला नीना के प्रभाव से अल नीनो की ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें दोस्तों आपकी कुछ गर्म धाराएं हैं जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, सोमाली धारा और क्रोशियो धारा। यदि हम बात करें दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की तो ये आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी 2 प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक तो होती है गर्म जलधारा, दूसरी होती है ठंडी जलधारा। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन में आपको गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलेगा। तो गा से हो जाएगा गल्फ और गा से बनाएंगे गर्म। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी है, आप कहोगे ये गर्म जलधारा है। ठीक है भाई, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि आप सोमाली और क्रोशियो ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। क्या है कायांतरित चट्टान, तो उसको कहते हैं क्वार्टजाइट बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं क्वार्टजाइट। और ये कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका क्वार्टजाइट हुआ, इसी के अंतर्गत स्लेट आ जाती है। जो स्लेट होती है ना, स्लेट आ जाती है। और इसी के अंतर्गत आपके संगमरमर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई, संगमरमर। लोग अपने घरों में संगमरमर लगवाते हैं ना, तो उसको कहते हैं संगमरमर। जो संगमरमर है ये भी एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। यहाँ पे पॉइंट एक दिया गया कि कायांतरित चट्टानों के उदाहरण जैसे आपका अभी मैंने आप बताया स्लेट है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट आदि होते हैं।
अब बात करते हैं बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो होता है ये खंडित होता है, लेकिन ये तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है और इसको तलछटी चट्टान कहते हैं, और यह एक अवसादी चट्टान भी है। ग्रेनाइट जो होती है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ये ग्रेनाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है, तो आप कहोगे आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। तो यदि हम बात करें सूर्य से पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूर है, तो आप कहोगे सर ये 150 मिलियन किलोमीटर। कितना है भाई, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और यदि हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। कहीं कहीं 22 सेकंड भी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो जो भी हो 8 मिनट 18 सेकंड 20 सेकंड 22 सेकंड, तो इतना आपका अप्रॉक्स समय लगता है। आगे दिया है कि प्रकाश मंडल का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके समय हमें केवल उसका बाहरी भाग दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं क्रीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको क्रीट या कोरोना कहा जाता है। ये वो वाला कोरोना नहीं है, वायरस वाला। ठीक है, इसको उससे डिनोट मत करना। इसको कहते हैं किनारे भाग को क्रीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। यदि हम सूर्य की वर्तमान आयु की बात करें तो भाई सूर्य की जो आपकी टोटल आयु है वो है दोस्तों आपकी 5 अरब वर्ष। कितनी है भाई, 5 अरब वर्ष है, 5 अरब वर्ष। यदि बात की जाए तो वर्तमान में आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में 4.7 अरब वर्ष इसकी आयु हो चुकी है सूर्य की। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। गर्म महासागरीय धाराएं रिक्त स्थान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कर्क रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगी भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी। गर्म महासागरीय धाराएं जिसमें आपका गल्फ स्ट्रीम जलधारा आ जाती है, ठीक उसी के अंतर्गत आपका कहा गया है कि ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं और इन जलधाराओं के टेम्परेचर मार्ग में आने वाले जल को और भी तापमान से अधिक कर देता है, जिससे भूमध्य रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इसकी दोस्तों प्रमुख धाराएं हैं जैसे आपकी अटलांटिक महासागर की धारा, जबकि आपकी दोनों कैसी, ये आपकी गर्म जलधारा, ये आपकी किस में आती हैं, ये आपकी गर्म जलधारा के अंतर्गत आती है, गर्म जलधारा। अब आपको यहाँ से याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई सभी लोग। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा जो है दोस्तों आपकी ठंडी है। ठीक है, इसमें आपको ये पता चल जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा एक गर्म जलधारा है और ब्राज़ील धारा ये भी आपकी गर्म जलधारा है, लेकिन आपका जो केनेरी धारा ये ठंडी है और लेब्राडोर धारा ये आपकी ठंडी धारा है। इनमें से आपकी लेब्राडोर और आपका गल्फ स्ट्रीम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये होगी किसकी, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं, जिसमें से आ जाती है क्यूरोसियो जो कि आपकी जापान की धारा है, जो कि एक गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा ये भी एक ठंडी जलधारा है। तो इसमें से एक गर्म जलधारा कौन सी है, क्यूरोसियो। तो गर्म जलधाराओं के नाम याद रखिएगा, क्यूरोसियो है, गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा संरक्षण की एक विधि है, उसको हम कहते हैं सीढ़ीदार खेत बनाना। आप लोगों ने देखा होगा भाई मोबाइल या गूगल वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको हम कहते हैं सीढ़ीदार खेत, उसमें ऐसा लगता है सीढ़ियाँ बनी हो खेतों में। ये खेती आपको असम वगैरह में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उन खेतों को क्या कहते हैं, सीढ़ीदार खेतों बनाई जाती हैं। और उनका प्रयोग जैसे हम मान लें आपके जैसे वृक्षारोपण वगैरह होते हैं उनको लिए किया जाता है। यहाँ पे व्याख्या दी गई है कि मृदा संरक्षण का तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकती है। और मृदा संरक्षण की विधियाँ वनों की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करना, बांध बांधना, भूमि उद्धार और बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेत बनाने आदि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो वो है दोस्तों आपकी सिंगली भाषा। कौन सी है, सिंगली भाषा हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आपको पता है कि जो श्रीलंका का जो झंडा होता है उसमें क्या बना होता है,
एक शेर बना होता है, एक शेर बना होता है और वो अपने हाथ में एक तलवार लिए रहता है ना। सभी को पता है एक शेर होता है और वो अपने हाथ में एक तलवार लिए रहता है। सभी को श्रीलंका का झंडा देखा होगा, तो आप सभी जानते हो कि जो श्रीलंका का झंडा है उसमें शेर बना होता है, वो तलवार लिए रहता है। तो आप सभी जानते हो कि सिंह मीन्स क्या होता है, तो आप कहोगे सर सिंह मीन्स होता है शेर। सिंह मीन्स क्या होता है, शेर। तो भाई शेर का जो झंडा है वो किस में बना हुआ है, श्रीलंका का। तो सिंगली कहाँ की आधिकारिक भाषा हो जाएगी, तो आप कहोगे श्रीलंका की। तो इस ट्रिक से याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। बात समझ में आ गई, चलिएगा अगला पॉइंट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। प्रमुख देशों की राजभाषाएं, जैसे भाई भारत की राजभाषा, भारत की कोई भी भाई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा की बात करें तो क्या है दोस्तों, हिंदी है। और क्या हो जाएगी, ऑब्लिक में लिख लेना है आपको, उर्दू। तो ये दो आपकी आधिकारिक भाषाएं, हिंदी या उर्दू, ठीक है भाई। तो भूटान की राजभाषा को कहते हैं जोंगखा, और इजराइल की राजभाषा को कहते हैं हिब्रू, और श्रीलंका की मैंने अभी आपको बताई ही है। श्रीलंका की राजभाषा क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे इसकी राजभाषा है सिंगली। क्या हो जाएगी, सिंगली हो जाएगी, अभी जस्ट बताई। तो ये चारों राजभाषाएं विभिन्न देशों की याद रख लो, एग्जाम में आपके काम आएंगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151। लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो आप कहोगे सर ये है आपका अटलांटिक महासागर का। किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। क्लियर। चलिएगा आगे चलें अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर की कुछ प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं, जैसे आपका आ जाता है लेब्राडोर की जलधारा, ये आपकी ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा, ये भी आपकी कैसी एक ठंडी जलधारा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। प्यूटोरिको, प्यूटोरिको ये एक दोस्तों खाई है। प्यूटोरिको ट्रेंच, ट्रेंच मीन्स होता है खाई। ये किस महासागर में स्थित है, तो ये आपकी है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। किस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके अटलांटिक महासागर में। तो प्यूटोरिको खाई जो है ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पॉइंट याद हो गए होंगे। देखिएगा चीज़ों को बस सुनते जाइएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों वीडियो में ही याद हो जाएंगी। अब जैसे हम आपकी बात करें कि जो प्रशांत महासागर है इसमें आपका आ जाता है मारियाना ट्रेंच। ट्रेंच मीन्स होता है खाई, जो आपका सबसे गहरा गर्त है। तो ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। तो मैरियाना ट्रेंच को भाई पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कहा जाता है। और मैरियाना ट्रेंच ये आपके फिलीपींस के कहाँ पर स्थित है, पूरब में स्थित है। फिलीपींस के पूरब में स्थित है। अब यहाँ पर है भाई कुछ महत्वपूर्ण गर्त, जैसे यदि हम बात करें टोंगा, टोंगा जो है ये विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। यदि पहला गर्त पूछा जाए तो मेरियाना ट्रेंच बताना है। यदि आपसे संसार का दूसरा गहरा गर्त पूछा जाए तो टोंगा बताना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों आपके कहाँ पर हैं, प्रशांत महासागर में। उसी प्रकार से सुंडा गर्त या आपसे जावा गर्त पूछा जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं, याद रख लो भाई। सुंडा गर्त बहुत एग्जाम में पूछा है, तो ये आपके हिंद महासागर में स्थित है। मिडनाऊ गर्त ये आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका प्रशांत महासागर में स्थित हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, जिससे ऊर्जा का एक जो है पारंपरिक स्रोत है, तो वो है आपका दोस्तों कोयला। कोयला जो है ये आपके पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या दी गई है कि ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत कोयला है और पारंपरिक ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका पेट्रोल हुआ, लकड़ी है, चारकोल है, सूखा गोबर हुआ जिससे गोबर गैस बनाते हैं, और आपका खनिज तेल हुआ। और भी विभिन्न उदाहरण है जैसे आपका प्राकृतिक गैस। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि की ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता था, उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे दोस्तों उत्थापन प्रणाली। क्या कहते थे, उत्थापन। ट्रिक बताऊं इसको याद करने की, बलपूर्वक उत्थान, जब उत्थान है तो यहाँ पर क्या होगा, उत्थापन होगा। तो इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता था भाई। जब उत्थान द्वारा भूमि पूछी गई ना, तो उत्थान से क्या हो जाएगा, उत्थापन प्रणाली, बस आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि नहर की एक जलग्रीवा चैनल है जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थापन द्वारा भूमि की ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उसे हम उत्थापन प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो जो ऊपरी एशिया की रीढ़ है उसे हम कहते हैं काराकोरम श्रेणी को। कैसे कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। अब ये जो काराकोरम श्रेणी है ये हिमालय पर्वत का ही एक भाग है और इसका जो प्राचीन नाम है वो है कृष्णागिरी। याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का भाग है और इसका प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएगा कि काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, तो कृष्णगिरी बताना है। और काराकोरम जो शब्द है ये आपके किर्गिज भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक किर्गिज भाषा वहाँ का शब्द है। इसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। क्या होता है भाई? काली भुरभुरी मिट्टी। जो काराकोरम वर्ड है ये किर्गिज भाषा का शब्द है और इसका सामान्य अर्थ होता है कि काली भुरभुरी मिट्टी। और इसका विस्तार भारत के पाकिस्तान और आपके साथ ही साथ चाइना और ऐसे ही उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। पाकिस्तान और चीन ये भारत के विस्तारित देश हैं जहां पर इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। जैसे आपका ट्रांस हिमालय हुआ, उसके बाद आया है बृहत हिमालय और इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय हुआ और लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय और बाह्य हिमालय को हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। और पांचवा है आपका उत्तर पूर्वी हिमालय। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर पूर्ववर्ती प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है तो हमेशा आपको बताना है 5 भागों में बांटा गया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री निकायों और समुद्र में पानी कैसा होता है? भाई ये तो सभी लोग जानते हो, भाई मीठा पानी समुद्र में थोड़ी मिलेगा, ना ही खट्टा मिलेगा ना ही कड़वा। कैसा होता है? समुद्र का पानी खारा होता है, हमेशा याद रखना भाई। कैसा होता है भाई? नमक नमकीन होता है, नमक की तरह खारा पानी होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री निकाय में भाई पानी कैसा होता है? खारा होता है, इसलिए उसमें क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। आपका वो जो आपका नमक होता है उसमें भी लवण यानी कि आयोडीन पाया जाता है। सोडियम और क्लोराइड जो नमक बनाते हैं और ये समुद्र में कई सालों तक वहीं जमे रहते हैं, इसलिए इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा पानी हो जाता है। हमारे सौरमंडल के बाहरी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों एक्सो प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्सो प्लैनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी गई है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में यदि हम ग्रहों की बात करें तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, जिनमें से सबसे पहला ग्रह बुध जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद है आपका शुक्र जो कि आपका बुध के बाद का ग्रह, और इसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। कुछ ग्रहों के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसको चंद्रमा कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और शुक्र और पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? ये शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, भगिनी भी कहा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। उसी प्रकार मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। और शनि को मैंने बताया था कि शनि के भाई चारों ओर क्या होता है? वलय होता है, चक्कर काटता रहता है। तो वो कौन सा ग्रह होता है? शनि। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे बताया कि शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है भाई? बुध होना चाहिए, क्योंकि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट है कि शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, चलिएगा इस पॉइंट को देख लेंगे बाद में। आगे दिया है कि बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट दिया गया है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? यानी कि वो उसमें पानी का जो परसेंटेज है वो थोड़ा बहुत बना रहता है। तो वो होती है दोस्तों चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में आप देखेंगे उसमें पानी की मात्रा अधिकतम मात्रा बनी रहती है।
पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं और ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। काली मिट्टी के बाद आती है चिकनी मिट्टी और चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, यदि इस क्वेश्चन में आपको यदि एक ऑप्शन और दे दिया जाता काली मिट्टी, क्या देता भाई, काली मिट्टी, तो आप क्या लगाते? तो आपको सबसे पहले फिर काली मिट्टी को ही चुनना होता, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी की अधिकतम मात्रा होती है। लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी ऑप्शन में काली मिट्टी नहीं था, तो इसलिए हमें चिकनी मिट्टी हमने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ऑप्शन में कौन सा है कौन सा नहीं। यदि काली मिट्टी है तो आपको काली मिट्टी को बताना है, यदि काली मिट्टी ना दी जाए तभी आपको चिकनी मिट्टी बताना है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, जिसको फसल उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आपका धान जो होते हैं ये आपकी चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं, इसलिए धान को में भाई पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, तो वो कल की ही मैंने बताया था। कल की क्लास में श्रीलंका को महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी तो वो है आपकी गंगा, जो कि सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो वो है आपका मालदीव। कौन सा है दोस्तों? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में समुद्र पर हमारा पड़ोसी देश मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और यह कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। मालदीव किस सागर में स्थित है? तो आप कहोगे सर ये अरब सागर में स्थित है। और मालदीव के 1200 प्रवाल द्वीपों में से केवल 200 द्वीपों पर ही निवास है, यानी कि 200 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। 1200 द्वीपों में से 202 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोग निवास करते हैं। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बताइए, वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? तो कृषि भूमि कहेंगे, उत्पादक भूमि, जुताई वाली भूमि या उत्पादक भूमि। तो ये तो भाई दोनों आपके सेम ऑप्शन आ गए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि भूमि कहते हैं। तो उस भूमि का वैज्ञानिक नाम पूछा था जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, तो उसको हम कृषि भूमि कहते हैं। कृषि का मतलब होता है कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि को हम भूमि कहते हैं, जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है? वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। वार्षिक का मतलब होता है सालाना, यानी एक वर्ष वाली फसलें उगाई जाती हैं। अगला पॉइंट है 162, नहर निर्गम केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वारबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम वारबंदी कहते हैं। वारबंदी प्रणाली का मतलब होता है जल वितरण प्रणाली। यह एक घूर्णन और जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है। इसके बाद दिया गया है कि पानी के नियमित रोटेशन के बाद किसानों को फिर से पानी की समान मात्रा भी आवंटित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, महासागर का उथला हिस्सा 1 डिग्री या उससे कम की औसत ढाल दर्शाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं महाद्वीपीय ताक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप कहोगे सर उसे महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। तो महाद्वीपीय जो शेल्फ है ये महाद्वीपीय ताक का ही एक नाम है, जिससे प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, ठीक उसी अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ियों से घिरा होता है। और यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। और यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु नदी समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितने पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो ये भारत जो है ये सिंधु नदी का कितने % पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो आप कहोगे सर ये 20% पानी इसका इस्तेमाल कर सकता है। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरस जल डमरू मध्य आपका स्थित है? टोरस जल डमरू मध्य। अब ये टोरस जो जल डमरू मध्य ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? तो ये प्रशांत महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। टोरस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच एक जल डमरू मध्य। न्यू गिनी एक देश का नाम है और उसी के बीच का जल डमरू मध्य जो प्रशांत महासागर में
स्थित है। आइए बात करते हैं विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य के बारे में। ये दोनों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट आपको लिख देता हूँ ताकि आप इनको याद कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। पाक जलडमरू मध्य ये आपके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य स्थित है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य ये आपका जिब्राल्टर संधि भी कह सकते हैं, तो ये आपके भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच संबंधित है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर आपका क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि या प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। तो भाई कौन सा परिणाम नहीं है? तो भाई देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये परिणाम थोड़ी होगा। यदि आप वनों की कटाई कर रहे हो तो ऑक्सीजन की वृद्धि बढ़ जाएगी, भाई वृद्धि नहीं बढ़ेगी, कम और हो जाएगी। तो भाई पहला वाला बिल्कुल परिणाम कैसा है? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई का परिणाम उचित नहीं है, क्योंकि अगर वन नहीं काटे जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर पर वृद्धि होगी। यदि वन काटोगे तो ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगी भाई, तो ऑक्सीजन कम होगी। इसीलिए भाई वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई। अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो वो है आपका जीवित जीव। जीवित जीव का मतलब होता है अजैविक घटक नहीं है। जैविक घटक जो होते हैं वो आपके जीवित जीव में आते हैं, लेकिन अजैविक यानी जिसमें कोई भी जीव ना हो, तो कौन से हो जाएंगे? तो जीवित जीव इसका घटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक जीवित जीव कभी भी नहीं हो सकता है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें कौन कौन सी हैं, उसके उदाहरण पूछे हैं। तो उसको कहते हैं अंतर फसल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो आप कहोगे सर उसको अंतर फसल कहा जाता है। जो वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल होती है उसे अंतर फसल कहते हैं। और इस फसल में एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल हम एक साथ उगा सकते हैं, तो उसे हम अंतर फसल कहते हैं। अब बात करें समोच्च फसल किसे कहते हैं? तो समोच्च फसल होती है भूमि के प्राकृतिक ढलान के समकोण पर फसलों की खेती और उनके रोपण करने की प्रथा। जो समोच्च खेती से पानी की गति धीमी हो जाती है और मिट्टी का नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो भाई मिट्टी को क्या उपजाऊ बनाता है? तो वो है आपके खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। जब हम खनिज पदार्थ हुए और आपके जो कार्बनिक पदार्थ हुए उनका हम जब सही इस्तेमाल करते हैं तो हम वो किस लिए करते हैं? भाई मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। हम भाई स्टोर से दवाई लाते हैं, खनिज पदार्थ लाते हैं, कार्बनिक रसायन लाते हैं, वो किस लिए लाते हैं? ताकि मिट्टी उपजाऊ हो सके और हमारी फसल अच्छी पैदावारी हो सके। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 170, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमि को निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो भाई कोशिका विज्ञान थोड़ी है, आपकी बायोलॉजी तो चल नहीं रही जो कोशिका विज्ञान हो जाएगी, शरीर रचना विज्ञान भी नहीं होगा। तो ये तो दोनों तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या है? तो वो है आपका सस्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही है, उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो भूमि में आपकी फसलों के और कीट नियंत्रण और जलवायु के अध्ययन से संबंधित होती है उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन यानी कि मिट्टी के बारे में आदि क्रियाओं के सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, तो उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी लोगों को? चलिएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 170 तक के क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब बाकी की जो क्लास होगी वो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 171 से अगली क्लास हमारी स्टार्ट होगी। तो कल की क्लास में हम इस भूगोल वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। हालांकि दोस्तों अभी हमारे पास समय कम है, इस वजह से हम आपकी क्लास जो है अटेंड अभी नहीं कर पाएंगे। तो लगभग 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप सभी साथियों को बेहद पसंद आया होगा, बातें समझ में आई होंगी ज़रूर। देखिएगा, बातें तभी हमें समझ में आती हैं जब हम किसी भी क्लास को अटेंड करते हैं। यदि हम उस क्लास में शुरू से लेकर एंड तक बने रहते हैं तो उसमें हमें जितना भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो चीज़ें उनका हमें कुछ ना कुछ प्रतिशत जो है हमारे माइंड में ज़रूर सेट हो जाता है अच्छे तरीके से क्लास के चलते। तो इसीलिए भाई हम सभी मिलकर इस बुक का रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप सभी साथी इस चीज़ों को समझ सकें, आपके दिमाग में इन चीज़ों की
जो मैं चीज़ें बोलता हूँ आपको उसका कम से कम 70 से 60% चीज़ें तो आपको इस वीडियो में ही याद हो जाती होंगी, और बाकी जब आप इसका दोबारा से रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में हर चीज़ 100% आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं भाई साथियों आज का सेशन धमाकेदार ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और कल आपका ये ज्योग्राफी वाला हम चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। कल से ज्योग्राफी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है जनगणना। तो जनगणना से आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जनगणना से संबंधित। तो उसको हम नेक्स्ट डे से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जनगणना के बाद जैसे ही वो आपका छोटा सा चैप्टर है जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपकी पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, जाकि काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर पॉलिटी जल्दी से जल्द करवा दो। तो भाई बिल्कुल भी चिंता ना करो, जल्द से जल्द हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और 1 से 2 दिन में जनगणना और उसके बाद पॉलिटी। तो चलिएगा दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे कल हम आप लोगों से रीजनिंग की क्लास में सुबह 10 बजे। तो आप सभी साथी सुबह 10 बजे वाली भी क्लास में जुड़ा करो, ठीक है। और जल्द से जल्द आपको टाइम टेबल भी दे दिया जाएगा। आपकी सभी चारों क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं, और जल्द ही आपको हिंदी की भी क्लास देखने को मिल जाएगी 1-2 दिन में। तो उसकी भी तैयारियां कर दी गई हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा। तो चलेगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।